अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे मज़े मज़े की और साथ साथ इंग्लिश सीखेंगे। लेट्स लर्न इंग्लिश। सबसे पहले हम इंग्लिश में अपना तारुफ़ करना सीखेंगे। तारुफ़ होता है जब आप इस सवाल का जवाब देते हैं, हु एम आई। आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे के आपको दिखाऊंगी। I am Khadija. I am a student from Pakistan. I am working as a content writer as well as with Akhuwat Foundation. So, introduction के अंदर आप अपना नेम डालते हैं, आप ये बताते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपकी उम्र और वो काम जो आप करते हैं, मतलब कि आप माशरे में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। Who are you? आप कौन हैं? Give your introduction in English. इंग्लिश में अपना तारुफ करें. Be confident and smile. खुद एतमादी के साथ बात करिएगा और मुस्कुराना मत भूलना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक यानी उन्वान की तरफ, जिसका नाम है फीलिंग्स एंड इमोशंस, और इसको उर्दू में कहा जाता है जज्बात और एहसासात। तो ये दोनों वर्ड्स फीलिंग्स और इमोशंस मिलते जुलते हैं। फीलिंग्स, जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो फीलिंग्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी इमोशनल स्टेट जिसमें आप हों, यानी ऐसा कोई एहसास और जज्बात जिसको आप फील कर रहे हो, जो आपको महसूस हो। जब हम अपनी फीलिंग्स की बात करते हैं तो अक्सर ये सवाल सामने आता है, हाउ आर यू फीलिंग, मतलब आप क्या महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग जैसे सवाल का जवाब मुख्तलिफ तरीक़ों से दिया जा सकता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग्स, यानी ऐसी कौन कौन सी फीलिंग्स यानी जज्बात और एहसासात की इकसाम हमारे सामने मौजूद हैं। इन डिफरेंट टाइप्स का अंदाज़ा हमें इस स्लाइड पर मौजूद डिफरेंट पिक्चर्स से होता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली इकसाम से, जो कि है व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी, यानी जब आप खुशी महसूस कर रहे हो। ये खुशी आप उस लड़की के चेहरे पे भी देख सकते हैं। जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम खुश हैं तो अक्सर हम हंसते हैं, यानी when we are happy we smile just like the girl in this yellow picture. जिस तरह आप कभी कभार खुश होते हैं तो उसी तरह आप कभी कभार उदास भी होते हैं। तो अगर आप उदास हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं I am sad और I am feeling sad। और जब आप उदास होते हैं तो या तो आपका चेहरा बहुत दुखी हो जाता है या आप आंसुओं से रोते हैं। 4 और ऐसी टाइप्स की फीलिंग्स हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ग्रीन शर्ट वाली लड़की को गौर से देखिए। इसके चेहरे से मालूम होता है कि ये बहुत गुस्से में है, और जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कहते हैं आई एम फीलिंग एंग्री। इसके बिल्कुल बराबर में आप देखें तो वो लड़का बहुत घबराया हुआ लग रहा है। उसके चेहरे पर पसीना नज़र आ रहा है और वो कांपता हुआ भी लग रहा है। ऐसी हालत में हम ये कहते हैं कि वी आर फीलिंग अफ्रेड, यानी डरे हुए। अगर हम उस बंदर पर नज़र दोहराएं तो ये मालूम होता है कि वह बहुत आराम से बैठा हुआ है और पुरसकून भी नज़र आ रहा है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि द मंकी इज़ फीलिंग काम, यानी पुरसकून। लास्टली, जो ब्लू शर्ट में लड़का है वो बहुत ही खुश नज़र आता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत पुरजोश भी नज़र आता है, जैसे कि
وہ کسی چیز کے لیے ایکسائٹیڈ ہو. اس فیلنگ کو ہم کہتے ہیں آئی ایم فیلنگ ایکسائٹیڈ، یعنی آپ کو تجسس ہو کوئی اچھی چیز ہونے والی ہے یا کوئی اچھی چیز ہو گئی اور آپ اس کا سوچ کر ایکسائٹیڈ فیل کرتے ہیں. کیونکہ ہم نے اتنی ساری فیلنگز کو ڈسکس کیا جس میں ہیپی، اینگری، ایکسائٹیڈ اور سیڈ شامل ہیں، تو اب ہم چلتے ہیں ایک تھوڑی سی ریفلیکشن ایکٹیویٹی کی طرف. تو اگر میں آپ سے پوچھوں ہاؤ آر یو فیلنگ رائٹ ناؤ، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آر یو فیلنگ اینگری؟ آر یو فیلنگ بورڈ؟ آر یو کنفیوزڈ؟ اور آر یو ہیپی؟ اگر آپ خوش ہیں، if you are happy, then how do you act when you are happy؟ اس کے کئی سارے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ کامن سائنس یعنی عام اثرات جو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی ہیپی ہے، اس میں شامل ہے مسکراہٹ، آپ کی ہنسی، آپ کا دوسرے سے ملنا، آپ بہت اچھے طریقے سے دوسرے سے ملتے ہیں، آپ کا مزاج بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ہیپی فیل کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں. It means that you are feeling angry. تو آپ کو ہر چھوٹی چیز پہ غصہ آتا ہے، آپ دوسروں سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتے ہوں گے، اور کبھی کبھار تو آپ ناراض ہو کے کچھ بھی نہیں بولتے ہوں گے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ غصہ رکھنا بہت بری چیز ہے. The Holy Prophet, peace be upon him, said, "He who suppresses his anger despite being able to vent it, Allah SWT will fill his heart with peace and security on the day of resurrection." اس کا مطلب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنا غصہ قابو میں کرتا ہے، he suppresses his anger، حالانکہ وہ اس کو وینٹ آؤٹ کر سکتا تھا، حالانکہ وہ اس غصے کا اظہار کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو اللہ قیامت کے دن اس کے دل میں پیس، سکون اور سیکیورٹی بھریں گے. اسی لیے یہ ایڈوائس دی جاتی ہے کہ آپ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے کوئی ایسی چیز کریں جس سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے. اس میں آپ ڈائری لے کر کچھ لکھ سکتے ہیں، آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو فیل کر رہے ہیں، جو آپ محسوس کر رہے ہیں، وہ آپ کے دل پہ سے ہٹے اور آپ خود بہتر محسوس کرنا شروع کریں گے. تو اگلی بار جب آپ غصے میں ہوں، if you are feeling angry, then don't act on it, but stop, think and talk to someone. کسی سے بات کریں. ایونچولی آپ خود بہتر محسوس کرنا شروع کریں گے. کیونکہ ہم نے اپنی فیلنگز کی اب تک بات کری، اب ہم کچھ نئے ورڈز یعنی نئے الفاظ سیکھیں گے جو ہمارے ارد گرد کے ماحول، ہماری دنیا یعنی the world around us اس سے ریلیٹڈ ہے، اس سے تعلق رکھتے ہیں. تو آپ کو یہ ضرور اندازہ ہوگا کہ آج کی دنیا ہے وہ بہت ایک جدید یعنی ماڈرن دنیا ہے، اور اس میں ایسے بہت سارے نئے الفاظ، نیو ورڈز ہیں جن کا ہمیں مطلب اکثر نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ ہماری ڈیلی لائف، ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر استعمال کیے جاتے ہیں. تو ایسے کون سے ورڈز ہیں؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے
ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं. वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, अल्फाज और उनके माने जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हमारे सामने आता है एक लैपटॉप और दूसरी साइड पर है एक कंप्यूटर. ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर लोगों के पास होती हैं और वो इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं. दोनों ऑलमोस्ट सेम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हमें कोई मीटिंग अटेंड करनी हो, हमें अपना कोई स्कूल का काम करना हो, हमें कुछ इंटरनेट पे जाके रिसर्च करनी हो, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन यानी मालूमात हासिल करनी हो, या फिर हमें गेम्स खेलने हो. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में कर सकते हैं. अगर आप नीचे की 4 तस्वीरों पिक्चर्स पे नज़र कर आए तो ये चारों वर्ब्स हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें आप एक्ट आउट करते हैं. वर्क मतलब काम करना. इसके बहुत मुख्तलिफ मायने सामने आते हैं. जैसे अगर आपके अब्बू या अम्मी बाहर जॉब करते हैं तो उसको भी हम वर्क कहते हैं. अगर घर में कोई काम कर रहा है तो हम उसे भी वर्क कहते हैं. अगर कोई बिज़ी है तो हम उसे भी वर्क कहते हैं. सो अ सेंटेंस वुड बी आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, यानी मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ. इसी तरह हम कह सकते हैं माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, मेरे अब्बू एक फैक्ट्री में काम करते हैं. तो आपने देखा कि एक ही लफ्ज़ के कितने सारे माने हो सकते हैं. इसी तरह दूसरी पिक्चर में हेल्प का मतलब मदद करना. तो इस पिक्चर में एक टीचर एक स्टूडेंट की हेल्प कर रही है. इसी तरह आप अपनी अम्मी की किचन में हेल्प करते होंगे. तो अ सेंटेंस फॉर हेल्प कैन बी आई हेल्प माई सिस्टर विद हर होमवर्क, मैं अपनी बहन की उसके होमवर्क में मदद करता हूँ. तीसरी पिक्चर स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मतलब वर्जिश करना. इस एक्सरसाइज में रनिंग, जॉगिंग, जिम, इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ सारी आ जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल I exercise daily to stay fit. मैं तंदुरुस्त रहने के लिए हर रोज़ वर्जिश करती हूँ. सबसे आखिर में पिक्चर है स्टडी. स्टडी मतलब पढ़ाई करना, जो कि आप सब रोज़ाना करते हैं. इसका जुमला हो सकता है I like to study mathematics in school. मुझे स्कूल में मैथ्स पढ़ना पसंद है. तो उम्मीद है ये सारे वर्ड्स आपको समझ आ गए होंगे. पिछली स्लाइड को कंटिन्यू करते हुए हम 3 और नए लफ्ज़ सीखेंगे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई देते हैं. सबसे पहले है फ्रीलांसिंग. अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें ये लगता है कि वो शख्स, द मैन इज सिटिंग एट अ टेबल एंड डूइंग वर्क बट ही इज़ ऑल्सो एट हिज होम, यानी वो अपने घर पे ही बैठ के काम कर रहा है. और फ्रीलांसिंग एक ऐसी ही एक्टिविटी है. फ्रीलांसिंग का मतलब कि आप किसी कंपनी के साथ काम नहीं करते, लेकिन आप अपनी स्किल की बेसिस पर दूसरों से काम लेते हैं और अपने ही टाइम पर और अपने ही घर में बैठे हुए उसे करते हैं. आजकल फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है. हर दूसरी स्किल
चाहे वो राइटिंग हो, मार्केटिंग हो या ड्राइंग हो, उसको आप एज अ फ्रीलांसर सेल कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, यानी आप पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में फाइवर, freelancer.com और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स शामिल हैं। करियर्स यानी पेशे, वो जॉब्स या ऑक्यूपेशन जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ हो या उससे मुताल्लिक स्किल्स आपके पास हों। आज की मौजूदा दुनिया में हज़ारों और लाखों मुख्तलिफ़ किस्म के करियर्स मौजूद हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो या वो फायर फाइटर हो या वो शेफ़ हो। आप जिसमें दिलचस्पी रखते हो उस करियर को चूज़ कर सकते हैं। लास्टली, डेवलपमेंट यानी तरक्की। डेवलपमेंट के मुख्तलिफ अक़साम हैं और इस अल्फाज को मुख्तलिफ मानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें किसी कंट्री की डेवलपमेंट की, यानी किसी मुल्क की डेवलपमेंट की, तो हम बात करते हैं कि वो किस तरह तरक्की कर सकता है और उसके हालात कैसे बदल सकते हैं। अगर हम बात करें पर्सनल डेवलपमेंट की, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपने अंदर, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो हम गेन कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि कोई पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है, तो अगर वो उस पर काम करे और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करे तो ये उसकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है। इसी तरह करियर डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टोरी टाइम। अच्छा बच्चों, तो अब हम बहुत मज़े की एक्टिविटी करने लगे हैं। हम एक कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। द 6 Blind Men and the Elephant। 6 अंधे आदमी और हाथी। Once upon a time, there were 6 blind men. They thought they were very clever. One day, an elephant came into the town. The blind men did not know what an elephant looked like, but they could smell it and they could hear it. "What is this animal like?" they said. Each man touched a different part of the elephant. The first man touched the elephant's body. It felt hard, big, and wide. "An elephant is like a wall," he said. The second man touched one of the elephant's tusks. It felt smooth and hard and sharp. "An elephant is like a spear," he said. The third man touched the elephant's trunk. It felt long and thin and wiggly. "An elephant is like a snake," he said. The fourth man touched one of the legs. It felt thick and rough and hard and round. "An elephant is like a tree," he said. The fifth man touched one of the elephant's ears. It felt thin and it moved. "An elephant is like a fan," he said. The sixth man touched the elephant's tail. It felt long and thin and strong. "An elephant is like a rope," he said. The men argued. "It's like a wall." "No, it isn't. It's like a spear." "No, it isn't. It's like a snake." They did not agree. The king had been watching and listening to the men. "You are not very clever. You only touched part of the elephant. You do not feel the whole animal. An elephant is not like a wall or a spear or a snake or a tree or a fan or a rope." It turned out all of them were right, but they could not understand the other person. अच्छा, आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मज़े की लगी हो।
अब हम इसके बारे में कुछ सवाल पूछेंगे आपसे और आप लोगों ने इन सवालात के हमें जवाब देने हैं. Number 1. Why were there 6 different ideas about the elephant? Was one man fully right or fully wrong about the elephant? हाथी के बारे में 6 मुख्तलिफ नज़रियात क्यों थे? क्या कोई आदमी पूरी तरह से सही था? क्या इनमें से कोई बिल्कुल गलत था? Question 2. What did the blind men learn from the Raja? What does the storyteller want us to learn from this? अंधों ने राजा से क्या सीखा? कहानीकार इस कहानी से क्या सिखाना चाहता है? Question 3. Do problems like this happen in real life? Think of times when arguments or misunderstandings have occurred because people saw situations from different points of view. क्या आपकी हकीकी ज़िंदगी में ऐसे मसाइल होते हैं? उन औकात के बारे में सोचें जब मुख्तलिफ लोगों के बिल्कुल मुख्तलिफ ख़यालात थे और उनकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हुई. सवाल नंबर 4. Question 4. How does it feel when another person doesn't see something the way that you do? आपको ऐसा कैसा लगता है जब कोई दूसरा शख्स आपकी तरह किसी चीज़ को देखता या समझता नहीं है? Question 5. Why does another person not see things in the same way that you see them? How can you solve this issue? कोई दूसरा शख्स चीज़ों को इस तरह क्यों नहीं देखता जिस तरह आप देखते हैं? आप इस मसले को कैसे हल कर सकते हैं? अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे. Describe what you are doing, looking at and feeling right now. Try to use your own words or describe what you have learned today. आपने जो आज सीखा वो बताएं या फिर अभी जो आप कर रहे हैं, देख रहे हैं और फील कर रहे हैं वो शेयर करें. कोशिश करें कि अपने अल्फाज इस्तेमाल करें. अच्छा बच्चों, थैंक यू फॉर योर टाइम. अपना वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आपने कुछ अच्छा सीखा होगा आज और आपको मज़ा आया होगा. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.